हेलो दोस्तों, दिन भर के कल की खबरें बीबीसी पर बीबीसी दुनिया पर देखते हैं ताकि उस पर सारी दुनिया की जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बीबीसी दुनिया में आज देखिए मलेरिया की नई वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की नई वैक्सीन R21 को दी मंजूरी। मलेरिया के खिलाफ इस वैक्सीन को माना जा रहा है बड़ी कामयाबी। लाखों जिंदगियां बचाने में मिल सकती है मदद। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। मलेरिया वैक्सीन की बात करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर दिल्ली पुलिस का छापा। संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती गिरफ्तार। आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत केस दर्ज। कुछ वक्त पहले इस पोर्टल पर चीन से फंडिंग के लगे थे आरोप। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर जताई चिंता। बैंकॉक के एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में एक की मौत, 6 घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने 14 साल के एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। नागोर्नो काराबाख में अर्मेनियाई नस्ल के अब सिर्फ 50 लोग रह गए बाकी। इलाके का दौरा करने के बाद UN की टीम ने किया दावा। अजरबैजान ने नस्लीय जनसंहार के आरोपों से किया इनकार। 3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल प्राइज। इन तीनों ने प्रकाश को लेकर किया है अहम प्रयोग। सम्मान पाने वाले वैज्ञानिक हैं पियर अगस्तिनी, फेरेंक क्राउज और N लहूलिए। एशियन गेम्स में आज का दिन भारत के लिए सचमुच रहा मंगल दिन। पारुल चौधरी को 5000 मीटर रेस और अनु रानी को जेवलिन थ्रो में मिला गोल्ड। तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अफसर को मिला सिल्वर। तीरंदाजों ने भी रचा इतिहास। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। मलेरिया से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है, लेकिन अब WHO ने इसकी दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई में इस नई वैक्सीन से कितनी मदद मिलेगी, कवर स्टोरी में आज इसी की बात। मलेरिया से हर साल पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या अफ्रीकी बच्चों को होती है। अब ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई वैक्सीन तैयार की है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिल सकती है। मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस वैक्सीन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मलेरिया का संक्रमण मच्छरों से फैलता है और अफ्रीका इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित है। आप देख सकते हैं खासतौर पर लाल रंग वाले जो इलाके हैं, जहां WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पूरी दुनिया में मलेरिया के 95% संक्रमण और मौतें हुई हैं। स्क्रीन में ये जगह लाल रंग में दिखाई दे रही है, जहां साल 2021 में 23 करोड़ से ज्यादा केस सामने आए और लगभग 6 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी। ये बीमारी एक जटिल पैरासाइट की वजह से होती है जो किसी वायरस के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शरीर के भीतर पहुंचकर ये परजीवी लगातार बदलते रहते हैं और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इस पैरासाइट को पकड़ नहीं पाता। इस वजह से मलेरिया के खिलाफ शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाती और इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। आइए आपको बताते हैं इस वैक्सीन के बारे में कि हम अब तक क्या जानते हैं। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है R21। बच्चों को इसके 4 डोज देने होंगे। वैक्सीन के ट्रायल से पता चला है कि मलेरिया के खिलाफ ये वैक्सीन 75% तक असरदार है। इससे पहले जो वैक्सीन थी वो थी RTS-S, जो लगभग 2 गुना महंगी थी। साल 2019 से अब तक इस वैक्सीन के सिर्फ 17 लाख डोज लगे हैं। और ऑक्सफोर्ड की नई वैक्सीन के ट्रायल्स कई साल तक चले, जिसमें अफ्रीका के 4 देशों के लगभग 5000 बच्चे शामिल हुए। तंजानिया में कुछ बच्चों को इस वैक्सीन के डोज दिए गए। देखिए बीबीसी संवाददाता एनी सॉय की ये रिपोर्ट। ये है जीवन रक्षक टीका, जो अफ्रीका में बच्चों के सबसे बड़े हत्यारे में से एक मलेरिया से उन्हें बचाएगा। इसे खोजने में कई दशक लगे और बीते 3 साल में नन्ही हजीरा जैसे कई वॉलंटियर्स क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा बने। दुनिया के इस हिस्से में मलेरिया बेहद आम बात है। यहाँ सबको पता है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस माँ को अपने परिवार में मलेरिया का अनुभव है और ये कामयाबी पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। ये एक बहादुर लड़की है। उसकी माँ मुजानी के पास अपने 6 में से सबसे छोटे बच्चे को इस अध्ययन का हिस्सा बनाने की एक बड़ी वजह है।
मैंने अपना भतीजा खो दिया। वो सिर्फ 4 साल का था जब मलेरिया से उसकी मौत हुई। जब मैंने मलेरिया वैक्सीन के ट्रायल के बारे में सुना तो इसमें शामिल होना चाहा, क्योंकि ये हमारी मदद करेगा। यहाँ बगामोयो में 6000 बच्चे ट्रायल में शामिल हुए। मलेरिया के बारे में बताने के लिए यहाँ हर माता पिता के पास एक कहानी है। दुनिया भर में मलेरिया से हर साल लगभग 6 लाख लोग मारे जाते हैं और अफ्रीका में जो बच्चे बच नहीं पाते उनमें से अधिकतर 5 साल से कम उम्र के होते हैं। विशेषज्ञों का यही कहना है कि लोग नई वैक्सीन की खोज के बावजूद संक्रमण को रोकने के आजमाए हुए तरीकों का इस्तेमाल जारी रखें। ये बीमारी मच्छरों से तब फैलती है जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद किसी असंक्रमित व्यक्ति को काटते हैं और उसके शरीर में परजीवी पहुंचा देते हैं। और ये R21 वैक्सीन परजीवी को लिवर में संक्रमण करने से पहले ही निशाना बनाती है। इस शोध के अंतिम चरण के नतीजे उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर मिले। हमें ये नजर आया कि 3 डोज के 1 साल बाद भी ये वैक्सीन लगभग 75% प्रभावी है, जो WHO के निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। ये वाकई रोमांचित करने वाली बात है। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इस वैक्सीन को अब पूरे अफ्रीका में हर कस्बे, हर गांव तक पहुंचाना है। मुजानी जैसे परिवारों को मलेरिया से बचाने के लिए ये बड़ी राहत है। इससे उनके बच्चे जीवित रह सकेंगे। और भारत के लिए वैक्सीन कितनी मददगार साबित होगी, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने बात की डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज। उसकी वजह यह है कि इस तरह की बीमारियां जो वेक्टर से फैलती हैं, उनको सिर्फ प्रिवेंटिव इंटरवेंशन जो सरकारों के कदम से रोक पाना काफी नहीं है। अगर उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध होती हैं और वो राइट टारगेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीन मिलती हैं, तो भविष्य में हम सोच सकते हैं कि मलेरिया और अन्य बीमारियां काफी हद तक कम हो जाएंगी और हो सकता है उनका एलिमिनेशन तक पहुंच सके। ये बताइए कि भारत में मलेरिया कितनी बड़ी समस्या है? देश में मलेरिया एक बड़ी समस्या है। खासतौर से अगर हम वेक्टर बोर्न डिजीजेज की बात करें तो 1960 के दशक में मलेरिया एक बड़ी समस्या हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में कुछ अन्य वेक्टर बोर्न डिजीज जिसमें चिकनगुनिया और डेंगू आए हैं, तो उनकी तुलना में मलेरिया अब कम नजर आता है। साथ में पिछले एक दशक में मलेरिया के केसेज और डेथ की संख्या भी कम हुई है। लेकिन इस पर सही रूप से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत में जो मलेरिया के केसेज की रिपोर्टिंग है उस पर अभी भी और सुधार करने की जरूरत है। क्या ऐसा भी है कि भारत के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में मलेरिया के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं, और अगर हाँ तो इसकी वजह क्या है? मलेरिया और अन्य वेक्टर बोर्न डिजीजेज कुछ क्षेत्रों के लिए एंडेमिक होती हैं। उन क्षेत्र जहाँ पर ये बीमारियां अधिक मिलती हैं उनको एंडेमिक कहा जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि वेक्टर बोर्न डिजीजेज अलग अलग हिस्सों में और देश के अन्य राज्यों में भी फैल रही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम डेंगू की बात करें तो 20 साल पहले डेंगू कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब पूरे देश में डेंगू वायरस मिलता है। तो ये सारी समस्याएं कुछ जगह अधिक होती हैं, कुछ जगह कम होती हैं, लेकिन एंडेमिक राज्य कुछ माने जाते हैं, वहां पर ये बड़ी समस्या है। डॉक्टर चंद्रकांत, मलेरिया से निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और क्या वो काफी हैं या कुछ और भी किए जाने की जरूरत है? मलेरिया की जो समस्या है उसके लिए आज ही नहीं, आज से 7 दशक पहले मलेरिया के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया था। पिछले कुछ सालों में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इन सारी जो वेक्टर बोर्न डिजीज बीमारियां हैं उन पर रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है। इंटेंसिव एफर्ट किए जाते हैं। खासतौर से याद रखने की बात है कि जो एंडेमिक राज्य होते हैं वहां पर विशेष रूप से इंटेंसिव एफर्ट किए जाते हैं। मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को रोका जाता है। साथ में जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए फीवर क्लिनिक चलाया जाता है और फीवर क्लिनिक के माध्यम से लोगों को अर्ली ट्रीटमेंट दिया जाता है। मलेरिया और अन्य जो वेक्टर से होने वाली बीमारियां हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है कि जो लोकल और ग्रैनुलर डेटा होता है, जो रिपोर्टिंग केसेज की है और जो डेथ की रिपोर्टिंग है, हमें वह बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। और अगर हमारे पास उस तरह का ग्रैनुलर डेटा नहीं होगा तो जो इंटरवेंशन किए जाते हैं उनको लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत मलेरिया और अन्य वेक्टर बोर्न डिजीजेज में है कि इनकी रिपोर्टिंग को बेहतर किया जाए, जिससे हम जानेंगे कि कहाँ पर केसेज हो रहे हैं, साल के किस समय के केसेज हो रहे हैं, किस आयु वर्ग के लिए हो रहे हैं, और उस आधार पर कदम उठाए जा सकते हैं।
जापान की सरकार पर काफ़ी दबाव है कि वो LGBTQ समुदाय के लोगों की शादियों को मान्यता दे दे। इसी साल की शुरुआत में कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए इस पर लगे बैन को असंवैधानिक बताया था। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 का अकेला ऐसा देश जो समलैंगिक जोड़ों की शादी को मान्यता नहीं देता, ना ही उन्हें कानूनी सुरक्षा देता है। जापानी संसद ने हाल ही में समलैंगिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को लेकर एक कानून बनाया, पर विरोध की वजह से समलैंगिक जोड़ों की शादियों को मान्यता नहीं मिल पाई। देखिए टोक्यो से BBC संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट। अपने डांस मूव्स को एक ऐसे देश में निखारना जहां LGBTQ समुदाय के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, ये आम जापानी कपल नहीं है। केटारो और हिडेकी को मिले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। वो एक बैले क्लास में मिले थे। वो तभी से साथ हैं। केटारो ने अपनी पहचान टीनेज में ही जाहिर कर दी थी, पर हिडेकी ने अभी तक अपनी पहचान छिपा रखी है। वो कहते हैं कि वो अपनी 90 साल की मां को सदमा नहीं देना चाहते, पर वो हमारे लिए अपने पार्टनर के साथ शूट के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। मुझे लगता है कि जापान में और मेरे आसपास के माहौल में इसे लेकर भेदभाव अभी भी काफी कड़ा है। अगर आप शहर में घूमने निकलें और आपको समलैंगिक जोड़े दिखें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि लोग दोहरी जिंदगी ना जिएं। अगर उन्हें अपनाया जाए तो चीज़ें आसान होंगी। लोग आपको पूर्वाग्रह और किसी धारणा के साथ नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में लोग सुरक्षित तरीके से अपनी पहचान जाहिर कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के अंदर मौजूद रूढ़िवादी सांसदों की तरफ से आक्रामक विरोध के बावजूद संसद ने हाल ही में सेक्सुअल माइनॉरिटीज यानी लैंगिक अल्पसंख्यक से जुड़ी आम समझ को बढ़ावा देने के लिए एक कानून बनाया, लेकिन इससे कई एक्टिविस्ट गुस्से में आ गए। उनके अनुसार इस कानून को LGBTQ समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें सबसे ज्यादा चिंता है आर्टिकल 12 को लेकर, जिसके मुताबिक जब सरकार, स्थानीय सरकार, स्कूल और कंपनियां समलैंगिकों को लेकर समझ को बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगी तो उन्हें लोगों की मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस आर्टिकल के मुताबिक LGBT समुदाय के लोग वो लोग होते हैं जो बहुसंख्यकों को डरा देते हैं। मैंने कई समलैंगिक जोड़ों से बात की है और उन्होंने कहा कि वो सरकार और समाज की नजरों में बिल्कुल अदृश्य हैं और यही चीज कानून में दिखती है या नहीं पता नहीं, पर लोगों की निजी जिंदगी में ऐसा है। उदाहरण के तौर पर कई लोग एक जॉइंट मॉर्टगेज कर घर नहीं खरीद सकते और अगर एक पार्टनर की मौत हो जाती है तो दूसरे का उस संपत्ति पर कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं होगा। आकी और हिकारी अभी अभी माँ बनी है, पर बच्चे की कस्टडी आकी के पास है जिन्होंने उसे जन्म दिया। वो अपना पहचान पत्र दिखाने और अपने असली नाम बताने में असहज महसूस करते हैं। आसपास से मिल रहे समर्थन के बावजूद कईयों को उनके रिश्ते के बारे में अभी तक नहीं पता। एक कपल की हैसियत से मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर लेबर के दौरान मेरी मौत हो जाती है, उस सूरत में मैंने एक विल लिखकर अपने पार्टनर को अपने बेटे का कानूनी तौर पर गार्जियन बनाया, पर इसके बावजूद ये उन्हें कस्टडी की गारंटी नहीं देती। मातृत्व ने उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने परिवार को छोड़ें और शादी के बारे में सोचें। वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी माँओं के बीच का रिश्ता दुनिया को समझा सके। इन दोनों ने कनाडा जाकर वहाँ कानूनी तौर पर शादी कर ली है, लेकिन अपने देश में वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप ऐसे देश में क्यों रह रही हैं जहाँ आपके रिश्ते को मान्यता नहीं दी गई है। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मेरा परिवार जापान में है। साथ ही अगर हम बाहर रहते हैं तो हम वहाँ अल्पसंख्यक बन जाएंगे, विदेशी बन जाएंगे। हमें यहाँ कई लोग सपोर्ट करते हैं। हमें ये दिखाने की जरूरत है कि हम भी समाज का हिस्सा हैं। आकी और हिकोरी को उम्मीद है कि एक दिन वो कानूनी तौर पर जापान में शादी कर लेंगे, पर फिलहाल वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक ऐसे समाज में बड़ा हो जहां बिना किसी पूर्वानुमान के उसके परिवार को स्वीकार किया जाए। और अगर भारत की बात करें तो समलैंगिकता यहाँ अपराध नहीं, लेकिन अभी भारत में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। भारत में कई LGBTQ कपल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है तो उन्हें भी पूरे अधिकार मिलेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस ग्रेच्युटी में वो नॉमिनी बन पाएंगे। कौन कहता है कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए होता है? बुजुर्ग स्कूल क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने के लिए थोड़ा जज्बा चाहिए और थोड़ी लगन चाहिए। ये बात आपने शायद लोगों को कहते हुए सुनी होगी, लेकिन सलीमन इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी ये कहानी कईयों की प्रेरणा बन रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली सलीमन 92 साल की हैं और अपने से 70-80 साल छोटे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना सीख रही हैं। 1, 2, 3, 4। अब से कुछ वक्त पहले जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी तो ना तो उन्हें अक्षर का ज्ञान था और ना ही अंकों का, लेकिन अब वो अक्षर भी पहचान लेती हैं और अपना नाम भी लिख लेती हैं। 11, 12, 13। 100 तक की गिनती भी धड़ल्ले से सुना देती हैं और सबसे खास बात ये कि अब वो नव साक्षर बन गई हैं। बीते रविवार को सलीमन के स्कूल में साक्षरता अभियान के तहत नव साक्षर बनने की परीक्षा आयोजित की गई। बच्चा अपने पोती पोतों की किताब देख के अंदर मेरा भी ऐसा करा कि मैं भी जाऊंगी पढ़ने के लिए स्कूल का। सलीमन ने न सिर्फ दर्जनों लोगों के साथ बैठकर ये परीक्षा दी बल्कि पास भी की। कम उम्र में शादी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच सलीमन कभी पढ़ नहीं पाई, लेकिन पढ़ने की कसक हमेशा रही। इस सफ़र में उनका संबल बनी प्राथमिक विद्यालय चावली की हेडमास्टर डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, जिन्होंने सलीमन को पढ़ने और लिखने में मदद की। इस उम्र में भी 92 साल की एज में इन अम्मा की मेमोरी इतनी शार्प है कि आप हम इन्हें जो भी लर्न कराते हैं, जो भी याद कराते हैं, अम्मा उसे बहुत जल्दी याद कर लेती हैं। और ये मोटिवेट है, एक तरीके से मोटिवेशन मेरे बच्चों के लिए है कि जब अम्मा उनके साथ बैठ के पढ़ती है तो मेरे बच्चे भी अम्मा को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सलीमन के इस जज्बे को जिले के कई बड़े अधिकारियों से भी सम्मान मिल चुका है। और आपको पता है ये कौन है? ये एशियन गेम्स से मेडल लेकर लौटे अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। वुशु और ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे इन खिलाड़ियों का स्वागत अफगानिस्तान में किसी हीरो की तरह हुआ। और न्यूयॉर्क के एक चर्च में हुई जानवरों की परेड। इसमें कुत्ते, बिल्लियों के अलावा ऊंट और सांप तक थे, जिन्हें यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया गया था। ये परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन कोविड की वजह से इसका आयोजन साल 2018 के बाद पहली बार हुआ। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है। ज़्यादातर BBC को देखिए और दूसरे चैनल को देखिए जो पत्रकारिता करते हैं, गुलामी नहीं। गुलामी वो करते हैं जो चाटुकारिता करके अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, गोदी मीडिया। ऐसी मीडिया को कभी मत देखिए। अभी BBC को देखिए, रवीश कुमार को देखिए, अभिषार शर्मा को देखिए, इसी तरह के जितने भी पत्रकार हैं उनको फॉलो कीजिए ताकि आपको असली पत्रकारिता जो न्यूज़ है सब कुछ मिलता रहे। दूसरी बात ये रही, जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाइए। जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएंगे, आपको भी जुल्म से भी बचने का मौका मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।